फडणवीस जी क्या हर बात अगर केंद्र की मानेंगे तो आपको पता है कि केंद्र में कॉर्पोरेट्स का क्या रोल है आज की तारीख में। मैंने कुछ नाम आपको बताए, उनका क्या रोल है। प्रणव अडानी जी भी शायद ओथ पे थे, तो खैर उस पे हम ना जाएं। तो मेरा ये मान आपसे पूछना है कि क्या फडणवीस जी उन मुद्दों पे केंद्र की बातों को अक्षरशः फॉलो करेंगे, या महाराष्ट्र के इंटरेस्ट को देखते हुए, क्योंकि ये बात आई थी केंद्र में, अंदर खाने की बात थी कि अगर फडणवीस जी आते हैं, यही कारण था शायद भी कि 10 दिनों तक उनका नाम, उनका चेहरा केंद्र का मुहर लग नहीं पा रहा था, क्योंकि सबको पता था कि फडणवीस जी कहीं का कहीं अपने विचार से महाराष्ट्र के इंटरेस्ट में काम करेंगे और बहुत हद तक केंद्र पे आश्रित नहीं रहेंगे। आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस एक काफी शार्प नेता है और उन्हें पता है कि किस तरह से काम करना चाहिए। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह से ये पूरा का पूरा मामला देश में उठते जा रहा है, तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अच्छे नहीं हैं। और मुझे लगता है कि ये गलत नैरेटिव है। भले वो अडानी हो या कोई और हो, देश को इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनकी जरूरत है। और महाराष्ट्र को भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। महाराष्ट्र में पिछले 2.5 सालों में कोई भी ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया है, बल्कि ये आरोप लगे हैं कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र से बाहर गए हैं। लेकिन अब जब पूरी तरह से बहुमत मिला है, देवेंद्र फडणवीस जैसा एक दमदार नेता मिला है, महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री मिला है, तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो कई इंडस्ट्रीज को महाराष्ट्र में लाएंगे, महाराष्ट्र का रोजगार बढ़ाया जाएगा। और रही बात अडानी की, तो अडानी को लेकर किस तरह से निपटा जाएगा ये देखना जरूरी है, क्योंकि विपक्ष जो है उसने अब इस मामले को काफी बड़ा कर दिया है। चुनाव में भी धारावी वाला प्रोजेक्ट जो है वो काफी ज्यादा चर्चा में आया था। जो विपक्ष है वो इसको लेकर लगातार सवाल उठा रहा था। विपक्ष ने इस मुद्दे को काफी बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में बनाया था। लेकिन ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में इसका फायदा विपक्ष को नहीं हुआ है। अब विपक्ष की तरफ से अलग अलग चीजों के जरिए आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई ईवीएम बोल रहा है, तो कोई चुनावी प्रक्रिया की बात कर रहा है, कोई लाड़की बहन योजना जैसी योजनाओं के फ्रीबीज की बात कर रहा है। तो ये सारी बातें कर रहा है। लेकिन मुद्दों की अगर बात करें तो ये देखा गया है कि जो भी अडानी का मुद्दा उठाया गया महाराष्ट्र में, इस अडानी के मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में इतना कुछ नुकसान नहीं हुआ है। और दूसरा ये कि अगर जो धारावी का प्रोजेक्ट है जो अडानी को दिया जा रहा है और अडानी उसे रीडेवलप करने वाले हैं, तो अगर ये प्रोजेक्ट सच में अच्छा है, धारावी के लोगों के लिए अच्छा है, धारावी इलाके को अच्छा जो है अपग्रेड कर देगा ये इलाका, तो मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट से किसी को भी परहेज नहीं करना चाहिए। आप हॉनेस्टली अगर मैं बात करूं धारावी की, तो एक बहुत बड़ा स्लम जो है वो महाराष्ट्र के सीने पे हमें देखने मिलता है और मुंबई के सीने पर हमें देखने मिलता है। मुंबई का जहां साउथ मुंबई इतना हाई प्रोफाइल और इतना पॉश इलाका बन गया है, वही धारावी की अगर बात करें तो धारावी की जो झुग्गियां हैं, उन झुग्गियों को देखकर कहीं ना कहीं जो एक प्रोग्रेसिव स्टेट बनने की जो छवि है वो कहीं ना कहीं खराब होती है। तो ऐसे में अगर इस इलाके को अगर ये हाईटेक बनाया जा रहा है, उसको सुधारा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज है, होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इसके साथ ही वहां रहने वाले लोगों के हित को भी पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। धारावी की अगर बात करूं तो ये अपने आप में एक तरह की इकोनॉमी है। लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास की इकोनॉमी यहाँ से चलती है। और यहाँ पर इतने सारे उद्योग है छोटे छोटे, जो कई सारे लोगों को रोजगार देता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है रीडेवलपमेंट वाला, इस प्रोजेक्ट में इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट होगा, अच्छी बात होगी। लेकिन मैं ओवरऑल अगर चुनाव के नजरिए से देखता हूं, तो इस चुनाव में अडानी का ये जो मामला है महाराष्ट्र में
नहीं चल पाया है। और अब जो भी महाराष्ट्र में चुनाव के पहले जो इश्यूज उठाए गए थे, मुझे लगता है कि अब वो खत्म हो चुके हैं। फिर चाहे वो संविधान बदलने वाला नैरेटिव हो, या फिर फ्रीबीज वाला मामला हो, या फिर धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाला मामला हो, अब ये सब सारी बातें जो है ये पुरानी हो चुकी है। अब विपक्ष को भी महाराष्ट्र में कोई नया और बड़ा मुद्दा लाना होगा। अगर वो ईवीएम की बात कर रहे हैं तो ईवीएम के लिए उनको कुछ जो पुख्ता सबूत है वो लाने होंगे, नहीं तो ये बातें भी हवा में चलती रहेगी। तो जो परसेप्शन एक तरह से एक बनने की को बनाने का काम किया जा रहा है, जिससे एक परसेप्शन बनते जा रहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अच्छे नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस परसेप्शन को ज्यादा हवा नहीं देनी चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट होने चाहिए, उनके जरिए रोजगार आता है, और इस तरह की भावना नहीं पैदा होनी चाहिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट अच्छे नहीं होते हैं। तो ये देश की इकोनॉमी के लिए काफी मुझे लगता है कि भयंकर हो जाएगा। और अगर कुछ लोगों को फेवर किया जा रहा है तो उन सारी चीजों को लेकर सरकार से एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन मांगते वक्त उन सारी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे ये लगे कि आप एक्सप्लेनेशन अच्छे के लिए मांग रहे हैं, सिर्फ राजनीति के लिए नहीं मांग रहे। बीएमसी का चुनाव शायद जनवरी फरवरी में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसकी क्या तैयारी चल रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कंपल्शन है बीएमसी एक नाथ शिंदे को संभालने के लिए? देखिए शिवसेना जी, देखिए बीएमसी जो है ये एशिया की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में से एक है। इसका बजट अगर मैं बात करूं तो इसका बजट लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा का बजट होता है। बिहार, झारखंड ऐसे जो स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के आसपास का इसका बजट होता है। तो ये अपने आप में एक स्टेट की इकोनॉमी आप पकड़ लीजिए, और स्टेट की इकोनॉमी ही नहीं बल्कि ये इतना पैसा लाने वाली एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है कि यहाँ पर जिसका कब्जा रहता है वो पैसों के मामलों में काफी ताकतवर होता है। तो बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि बीएमसी उसके हाथ से जाए। पिछले चुनाव में हमने देखा था कि शिवसेना के साथ महज 2 से 4 जो कॉर्पोरेटर्स हैं उनका ही फर्क जो है वो रह चुका था बीजेपी का। अब बीजेपी ये चाहेगी कि उसके जो कॉर्पोरेटर्स हो वो लगभग 100 के आसपास का आंकड़ा पार कर ले और इस बीएमसी में उसका कब्जा हो जाए। तो बीएमसी में वो कब्जा करना चाहेगी, इसलिए एकनाथ शिंदे को साथ में रखना जरूरी है। क्योंकि अगर वो शिवसेना के साथ मुंबई में चुनाव में उतरते हैं तो स्थानिक मराठी वोटर्स का नुकसान जो है वो उन्हें यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा सिर्फ बीएमसी ही नहीं बल्कि ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पालघर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे, नासिक, नागपुर, ऐसे कई सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं जिनके चुनाव होने हैं। इसके अलावा कई सारे जिला परिषद हैं, उनके भी चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं। तो बीजेपी अभी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहेगी कि एकनाथ शिंदे जो है वो किसी भी प्रकार से नाराज होकर चले जाए। एकनाथ शिंदे को फिलहाल हैंडल करके रखा जाएगा, उन्हें एक लॉलीपॉप देने का काम किया जाएगा कि देखिए आपकी बात मानी जाएगी, और चुनाव तक मुझे लगता है कि चुनाव तक सब कुछ सही तरीके से और एकनाथ शिंदे की बातों में हाँ मिलाकर चला जाएगा, और उस चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र में अगले 5 साल तक कोई भी चुनाव नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि असली जो भी प्रॉब्लम्स होगी, असली जो भी मतभेद होंगे, असली में कौन साथ में रहेगा कौन जाएगा, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि ये जनवरी फरवरी के बाद होगा। अब ये कहा जा रहा है कि चुनाव जनवरी या फरवरी में होगा, लेकिन कब होगा ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। बीजेपी अगर चाहेगी कि चलो जीत का मोमेंटम है इसे बरकरार रखा जाए तो जनवरी में इलेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन अगर बीजेपी इसे खींचना चाहे तो बीजेपी खींच भी सकती है। यानी कि ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनाव के रिजल्ट्स को देखते हुए या बीएमसी के तरफ जो इनकी नजर है, ठाकरे एज अ नेम, ठाकरे एज अ नेम आज भी उतना ही वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए।
शायद यही कारण है एक जी एकनाथ शिंदे को ये छोड़ना नहीं चाहते बीएमसी को लेकर, या फिर रिजल्ट्स भी मोर और लेस यही देखा गया कि ठाकरे इज अ नेम इन महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी भले ही उससे छुटकारा पाने की कोशिश में उसने एक घटक तैयार किया एकनाथ शिंदे के नाम पे, पर आज भी ठाकरे इज अ नेम। आपको क्या लगता है बीएमसी में भी ठाकरे ही चलेंगे? देखिए, बीएमसी में कौन चलेगा ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो पिछले जो चुनाव हुए हैं, पिछले में 2019 के चुनाव की अगर बात करूं तो उसके बाद से महाराष्ट्र जो कॉर्पोरेटर के चुनाव है वो महाराष्ट्र में नहीं हुए हैं। कोविड के दौरान होने थे लेकिन वो नहीं हो पाए। तो लगभग 2.5-3.5 साल हो गए यहाँ पर कॉर्पोरेटर का चुनाव नहीं है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो यहाँ पर जो है पूरा कामकाज चला रहे हैं। और ऐसे में अगर देख लिया जाए तो जाहिर तौर पर जो स्थानिक नेता हैं उनका फैक्टर काफी ज्यादा चलता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में हमने ये देखा है कि जो शिवसेना की लीडरशिप है वो कमजोर हुई है। उद्धव ठाकरे ठीक तरीके से फैसले नहीं ले पाए, किस तरह से सीट बंटवारे करने चाहिए ये सारी चीजें वो नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव में जो जीत का मोमेंटम था उस मोमेंटम को बरकरार रखने का काम नहीं किया गया। तो ये बीजेपी के सामने एक बहुत अच्छा मौका है कि एक आखिरी डेंट जो है वो शिवसेना को लगाया जाए, और बीएमसी चुनाव जो है अगर इसमें उद्धव ठाकरे हार जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल उद्धव ठाकरे के लिए हो जाएगा। तो बीजेपी इस चुनाव में पूरा फोर्स जो है वो लगाने का काम करेंगे, और जैसे ही महाराष्ट्र मुंबई से अगर ठाकरे ब्रांड बहुत ही कमजोर होता है तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से कंट्रोल स्टेट पर आ जाएगा। तो ठाकरे नाम जो है एक तरह का थ्रेट तो जरूर है बीजेपी के लिए, और बीजेपी भी ये मानती है कि राजनीति में कोई खत्म नहीं होता है, और ऐसा मानना भी नहीं चाहिए। ना तो कभी वो खत्म हो पाएंगे और ना ही हम खत्म हो पाएंगे, ये देवेंद्र फडणवीस ने कल ही बोला है। लेकिन कमजोर करने का काम जाहिर तौर पर किया जाएगा, और बीएमसी और जो बाकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां पर अगर बीजेपी अच्छी खासी सीट्स लेकर आती है तो जाहिर तौर पर बीजेपी महाराष्ट्र में जमीन से लेकर आसमान तक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी हो जाएगी, उसका कैडर और भी मजबूत हो जाएगा। तो उद्धव ठाकरे और ठाकरे नाम से चुनौती तो है, लेकिन चुनौती को निपटने के लिए बीजेपी के पास उसका प्लान भी है। बीजेपी ने ऑप्शंस भी बना के रखे हैं, पार्टी तोड़ी गई है, टूटी हुई है, उनका फायदा लिया गया। और दूसरी बात ठाकरे की अगर बात करें तो ठाकरे सिर्फ एक ही नहीं है, उद्धव ठाकरे ही नहीं है, बल्कि राज ठाकरे भी है, और राज ठाकरे जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। तो एक ठाकरे को उन्होंने साथ में लिया है, और दूसरे ठाकरे जो है वो इस वक्त कमजोर है। तो कमजोर को और कमजोर और दूसरे को बड़ा करने का काम किया जाएगा, ताकि बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करे कि ठाकरे आज भी उनके साथ ही है। चलिए देखते हैं कि ठाकरे किसके साथ है, और भारतीय जनता पार्टी की क्या कोशिश रहती है कि ठाकरे के नाम पे, या भारतीय जनता पार्टी ठाकरे के नाम को रेलीगेट करने की जो उनकी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजिकल फ्रंट है, दोनों का मोरलेस हिंदुत्व ही प्लैंक रहा है। वैसे में ये देखना है कि असली ठाकरे का वारिश कौन होता है। ठाकरे इन सेंस ब्रांड, हिंदुत्व का ब्रांड की बात मैं कर रहा हूं, ना कि नाम का। देखना है आने वाले समय में महाराष्ट्र में ये ब्रांड को कौन जीवित रखता है और इस ब्रांड को कौन ग्रैब करता है। अच्छा लगा आपसे बात करके सोनू जी, हम फिर आएंगे इसी तरह के मुद्दों पे, आपसे हम बात करते रहेंगे। महाराष्ट्र इज एन इंपॉर्टेंट स्टेट। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।